हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी का ये जो आपका पार्ट 3 है, यदि आपने 2 को नहीं देखा है तो आज इस वीडियो में हम लोग इस समय एनालिसिस लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं और एनालिसिस ज़रूरी है। क्योंकि अगर थोड़ी भी चीज़ें अगर आपके दिमाग में अगर आ जाती हैं मेरे दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैंने लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिया है, इसके बाद अति लघु लेंगे, इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों को लेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैथ की आप लोगों को की क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। तो जो व्यूवर्स नए पहली बार विजिट किए हैं, तो मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से मैथ पढ़ लीजिए। आप लोगों का अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। अगर पूरी वीडियो मेरी देख ली तो आपको 25 में 25 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके पास सामने पहला जो क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाने का मतलब उनको कोई इमारत, अच्छी चीज़ें दिखाना चाहिए, पर्यटक स्थलों को दिखाना चाहिए जो बहुत पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ों, कुल मिलाकर के देखिए मेरे दोस्तों, ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाने से उनको क्या होगा, लाभ होगा। देखिए क्या रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों में पुस्तकालय भी हो सकता है। देखिए बहुत बढ़िया पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धक करती हैं। ऐतिहासिक देखिए इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपनी ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कोई संग्रहालय है, वहाँ पर भी आप ले जा कर के उनको दिखा सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें उनको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए कि भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। पहला मेरे दोस्तों, किसी कवि के भाव और शैली के से छात्रों को क्या करना चाहिए, परिचित कराना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को क्या करना चाहिए, परिचित कराना चाहिए। दूसरा, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का क्या करना, विकास करना। तीसरा, अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। मतलब अपने शब्दों में कवि के भावों को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। इन सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। अगला क्या है मेरे दोस्तों, कि कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। तो दोस्तों, प्रथम श्रेणी आप लिख सकते हैं कि पूज्य पिताजी या फिर आदरणीय पिताजी, सादर आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मैं सकुशल आपकी इस कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे विद्यालय वार्षिक परीक्षा फल इतना में आया है, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। मुझे अपनी सफलता पर अपार खुशी हो रही, जिसमें मैं अपनी जो खुशियाँ हूँ अब आपके साथ बांटना चाहता हूँ आपकी सफलता से लिए। तो ये दोस्तों आप अपने अच्छे तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगला चीज़ आपका आ जाता है दोस्तों कि दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर। तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले। तेरे दांतों की दूती निहार। अब देखिए ये जो आपका आ गया, अब इसका कह रहा है, देखिए अर्थ एवं शीर्षक लिखिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब क्या है, देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए ये क्या है आपका, देखिए कि बालक की सुंदर छवि को देखकर, क्या दोस्तों, बालक की सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। तो वही कह रहा है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। तो ये ममता चैप्टर से लिया गया। तो देखिए शिशु, हे शिशु तेरी ये जो अनुपम छवि को देख करके, अनुपम छवि मतलब चेहरे को निहार करके, देख करके मिल जाता हमको स्वर्गद्वार। ऐसा लगता है कि हमें स्वर्ग की क्या हो गई है, प्राप्ति हो गई है। उपवन में है गुलाब सुंदर। उपवन मतलब क्या होता है, बगीचा। बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब हैं, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर। लेकिन मतलब वो कह रहा है कि उपवन बगीचे में एक से एक सुंदर से सुंदर गुलाब फले मतलब फूले हुए हैं, पर माँ की गोद इन गुलाब
के फूल से बड़ी है। कहने का मतलब कर रहा है पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर, कहने के इन गुलाबों से बढ़कर के कौन है, माँ की गोद है। तेरी छवि है अपार झलमल, तेरी सुंदरता क्या है बेमिसाल है, पर ये सब लगते, देखिए तेरी छवि है अपार झलमल पर ये लगते धुंधल धुंधले, मतलब कि तेरी छवि के आगे ये जो फूल हैं वो क्या लगते हैं, धुंधले लगते हैं। तेरे दांतों की दुती निहार, करा पर तेरे दांतों की चमक के सामने इन्हें पर ये लगते धुंधल तेरे दांतों की दुती निहार। तो ही कह रहा है कि ये हमें धुंधले लगते हैं, तुम्हारे दांतों की जो चमक है उस चमक के आगे एक फूल भी क्या होता है मेरे दोस्तों, धुंधले लगते हैं। तो बहुत भी बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। देखिए शीर्षक इसका कौन सा है मेरे दोस्तों, ममता से लिया गया, किससे, ममता। अब दोस्तों शब्द किसे कहते हैं, देखिए शब्द, तो शब्द जानते हैं कि अगर आपको हम बोलें तो अ ग्रुप ऑफ लेटर हु मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। वर्ड्स मतलब ये होता है दोस्तों, शब्द क्या होता है कि वर्णों का एक ऐसा, मतलब कि बोल सकते हैं वर्ड क्या होता है, जैसे क हो गया, ख हो गया, एक वर्ड होते हैं। तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो। ध्यान रखिएगा, वर्णों का एक ऐसा समूह, जैसे मैंने कमल लिखा, तो इसका मतलब एक अर्थ निकल रहा है कि कमल किसी फूल का नाम है, लेकिन मलक मैं लिखूं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वही कह रहा है कि वर्णों का एक ऐसा समूह, देखिए क प्लस म प्लस ल से मिलकर के एक ऐसा शब्द बना है। तो वही कह रहा है कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शब्द बनता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या रहेगा, अक्षर अथवा अक्षरों से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द एक अनेक अक्षरों से के योग से बनता है। मोहन कहाँ जाता है, लेकिन दोस्तों ये आपका मोहन जो है आपका शब्द है, कहाँ आपका शब्द है, जाता आपका शब्द है आपका शब्द है। अब पूरे को मिला करके आप बोलेंगे तो ये अपने आप में क्या है मेरे दोस्तों, एक वाक्य है। ठीक है, इसमें 4 शब्द हैं। देखिए तो ये कहा रहेगा कि हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए गए हैं। इसमें 85% शब्द हिंदी में भारतीय भाषाओं के हैं और शेष 15% विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। ठीक है, अब आका कह रहा था दोस्तों पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही व्यक्ति के कई नाम, जैसे मतलब भगवान श्री कृष्ण की ही बात करें तो उनको कान्हा लोग बुलाते थे, मुरली वाले बुलाते थे, मुरली मनोहर, और बोलते थे कि मुरली मनोहर, और क्या बोलते हैं गोवर्धनधारी, बहुत कुछ बोलते थे। तो और नंद के पुत्र भी बोलते थे, और देवकी नंदन भी बोलते थे। तो ये जो नाम है, एक ही व्यक्ति के कई नाम हो तो वही क्या होता है, पर्यायवाची कहलाता है। जैसे अग्नि का दोस्तों पावक, अनल, हुतासन, ज्वलन, दहन। ठीक है, अग्नि, पावक, दहन, हुतासन, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपका पर्यायवाची शब्द। हाथी को जैसे गज बोलते हैं, मतंग बोलते हैं, मितुंड बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है आपका, उल्टा होता है। तो विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए कि विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अथवा विपरीत अर्थ। देखिए किसी एक शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द का विलोम विपरीत अर्थ कहलाता है। जैसे सच, सच का उल्टा क्या होगा, झूठ। ठीक है, ऊपर, ऊंचा, विपरीत क्या होगा, नीचा, खाई। तो ये देखिए व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि। संश्लेषण का क्या होता है, विश्लेषण। संश्लेषण और अवनति का क्या होता है, उन्नति। शुष्क, शुष्क मतलब सूखा। आर्द्र मतलब थोड़ा सा गीला गीला। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह। तो ये सब क्या है दोस्तों आपका विलोम शब्द हैं। अगला आपका आता है निबंध किसे कहते हैं। नी मतलब नियमों से, बंध मतलब बंधी हुई, नियमों से बंधी हुई विधा ही निबंध कहलाती है। देखिए गद्य की वह विधा निबंध कहलाती है जिसमें लेखक और अपने विचारों तथा भावों को संगठित स्वरूप में प्रस्तुत करता है। निबंध क्या होता है दोस्तों, निबंध वह विधा है, या फिर गद्य की वह विधा निबंध कहलाती है, या फिर निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों तथा भावों को संगठित स्वरूप में प्रस्तुत करता है। जैसे गेहूं बनाम गुलाब, ये क्या है, निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी का। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये क्या है आपका दोस्तों, निबंध है।
अगला है आपका अपठित अवतरण से क्या तात्पर्य है। क्या अपठित अवतरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों अपठित का से अ मतलब नहीं, पठित मतलब पढ़ा गया हो, जो न पढ़ा गया हो। अ मतलब नहीं, पठित मतलब पढ़ना, जो न पढ़ा गया हो, न पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण का उद्देश्य है जो पढ़े हुए नहीं होते हैं। अपठित अवतरण का हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। गद्य एवं पद्य दोनों पूछा जा सकते हैं। तो अपठित अवतरण जो होता है का इसका उद्देश्य होता है कि जो छात्र हैं उसके भावों को बिना कठिन शब्दों के अर्थ जाने ही समझ सकते हैं। अपठित अवतरण गद्य और पद्य दोनों में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि उपर्युक्त शीर्षक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त शीर्षक लिखते समय बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए, सबसे पहला चीज कि शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए। दूसरा शीर्षक बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश या छोटे वाक्यों में अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए। शीर्षक क्या होना चाहिए, एक शब्द अथवा एक वाक्यांश या एक छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा मन बढ़ाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे।